नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बनेगी कांग्रेस की सरकार। चुनाव परिणाम से पहले जयराम रमेश का बड़ा दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की सभा में खाली दिखी कुर्सियां, कांग्रेस ने कसा तंज, भव्य स्वागत। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अमित शाह पर हमला, कहा गृह मंत्री को मणिपुर, जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि बड़े उद्योगपतियों की है मोदी सरकार, हरियाणा में किसानों, मजदूरों और गरीबों की सरकार लाएगी कांग्रेस, राहुल गांधी ने किया है इसको लेकर ऐलान। और आगे जिक्र होगा कि बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को भेजा नोटिस, कहा यथास्थिति बनाए रखें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बनेगी कांग्रेस की सरकार। चुनाव परिणाम से पहले जयराम रमेश ने कर दिया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद ने सैनिकों, किसानों और पहलवानों के मुद्दों पर खुलकर बात की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये साफ है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये भाजपा के खिलाफ बड़ा तूफान है। हरियाणा में मुद्दे हैं जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। राज्य की पिछली सरकार में जवानों और किसानों के साथ अन्याय हुआ है और पहलवानों के साथ भेदभाव किया गया है, इसीलिए यह हरियाणा के लिए हमारा नारा है। जयराम रमेश ने किसानों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग पर जोर दिया। उन्होंने ऋण माफी और 50% आरक्षण सीमा को हटाने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया और भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने के महत्व के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि जब एमएसपी की बात आती है तो हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांगते हैं और ये किसानों की भी मांग है। उन्होंने 3 साल तक चले अपने विरोध प्रदर्शन में इसकी मांग की थी, जिसमें 700 किसान शहीद हो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उन्हें 3 काले कानून वापस लेने पड़े। हमारा मुद्दा केवल एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं है, बल्कि कर्ज माफी की भी गारंटी है। जयराम रमेश ने कहा कि हमने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो कांग्रेस 50% आरक्षण की सीमा हटा देगी। हम जनगणना की भी बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना कराना केंद्र का कर्तव्य है, यह हमारे असली मुद्दे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की सभा में खाली दिखी कुर्सियां तो कांग्रेस ने कसा तंज, कहा भव्य स्वागत। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा से बीजेपी के पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर कांग्रेस उनकी चुटकी लेते दिख रही है। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के स्वागत में उन्हें माला पहनाई गई और फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में फोटो खिंचवाई। हालांकि उनके सामने जो कुर्सियां रखी गई वो खाली पड़ी हैं। ये वीडियो कांग्रेस की ओर से पोस्ट किया गया और कैप्शन में लिखा गया भव्य स्वागत, आदमपुर के आ गए रुझान। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से कुलदीप बिश्नोई का एक ट्वीट शेयर किया गया, जिसमें लिखा गया था कि भव्य स्वागत, आदमपुर के रुझान। दिख रहा है कि हरियाणा का परिणाम। इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने तंज कसा कि खाली कुर्सियों ने बता दिया है कि आदमपुर में बीजेपी के लिए चुनाव परिणाम क्या होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का अमित शाह पर हमला, कहा गृह मंत्री को मणिपुर, जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह को मणिपुर, जनगणना और जाति जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। खड़गे ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर, जनगणना और जातिगत जनगणना जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी सरकार का ही सर्वे कहता है कि शहरी शिविरों, सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले 92% कर्मचारी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों से आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़े उद्योगपतियों की है मोदी सरकार। हरियाणा में किसानों, मजदूरों और गरीबों की सरकार लाएगी कांग्रेस, राहुल गांधी ने किया ऐलान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अंबाला के नारायणगढ़ में मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी और बदलाव लाएगी। उन्होंने कहा कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी तथा उसकी विचारधाराओं के बीच है। उन्होंने कहा कि एक तरफ न्याय और दूसरी तरफ अन्याय है। रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा भी उपस्थित रहे। एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी तथा उनकी विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ
न्याय है और दूसरी तरफ अन्याय है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस सरकार बड़े उद्योगपतियों की है। उन्होंने कहा कि जैसे सुनामी आती है वैसे ही गौतम अडानी के बैंक खाते में पैसे आते रहते हैं, जबकि आम आदमी संघर्ष करता रहता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, बल्कि किसानों, मजदूरों और गरीबों की सरकार चाहिए। अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा का जिक्र करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने वहां हरियाणा के कुछ प्रवासियों से मुलाकात की जो बेहतर भविष्य की तलाश में वहां गए थे, क्योंकि उन्हें अपने गृह राज्य में रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह देखना महत्वपूर्ण है कि कितना पैसा गरीब और आम लोगों की जेब में आ रहा है और कितना पैसा बाहर जा रहा है। आपको ये पूछना होगा कि क्या आपकी जेब से अधिक पैसा जा रहा है या आपकी जेब में अधिक पैसा आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि अडानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में काम नहीं करते, हल नहीं चलाते, छोटा मोटा धंधा नहीं करते, बढ़िया खाना खाते हैं, आलीशान घर में रहते हैं और 24 घंटे उनके बैंक खाते में पैसे आते रहते हैं बिना रुके। जैसे सुनामी आती है वैसे ही उनके बैंक खाते में पैसे आते रहते हैं। उन्होंने कहा जबकि आम आदमी के लोगों के बैंक खातों में पैसा तूफान की तरह बाहर जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस किसानों, गरीबों और मजदूरों के हितों की रक्षा करती है, जबकि बीजेपी बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कहती है कि किसानों के फायदे के लिए कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के लिए कानून बनाए गए हैं तो देश में किसान सड़कों पर क्यों है, क्योंकि किसान जानता है कि एक और तरीके से उनकी जेब से पैसा निकाला जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को भेजा नोटिस, कहा यथास्थिति बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, बुलडोजर कार्रवाई पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। असम के सोनापुर में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। असम सरकार ने आदिवासी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए बुलडोजर कार्रवाई की है। इसके बाद फारूक अहमद समेत 48 याचिकाकर्ता इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन फिलहाल रोकने का आदेश दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गद्दारों को 50 खोखे और महिलाओं के लिए बस 150, मोदी के 15 लाख क्यों नहीं, उद्धव ठाकरे का सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव के ऐलान से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र लाडली बहन योजना की एक और किस्त जारी कर दी है। एक तरफ जहां शिंदे सरकार राज्य में लाडली बहन योजना की तारीफ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस योजना की आलोचना कर रहा है। शिवसेना यूबीटी गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी सीधे तौर पर शिवसेना के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के दौरे के दौरान मेरी मुलाकात एक महिला से हुई और मैंने उनसे पूछा कि कैसे चल रहा है। अब तो उन्हें सीधे 1500 प्रति महीने मिलते हैं। इस पर महिला ने कहा कि गद्दारों को 50 खोखे और हमें सिर्फ 1500 रुपये क्यों। नागपुर में उद्धव ठाकरे ने बताया कि महिला ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी को 15 लाख देने का वादा किया था। उस वादे का आज तक कुछ नहीं हुआ। पूर्वी महाराष्ट्र के रामटेक शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक आदमकद प्रतिमा का उद्धव ठाकरे ने अनावरण किया। अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की भी आलोचना की। अमित शाह के नागपुर दौरे पर उद्धव ठाकरे ने टिप्पणी की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बीजेपी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, शत्रुघ्न सिन्हा बोले इंडिया गठबंधन मजबूत बनकर उभरेगा। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को उम्मीद जताई है कि उनकी पार्टी जिस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतेगी। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और वो वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। सिन्हा ने कुछ साल पहले भाजपा से अपना 3 दशक पुराना नाता तोड़ लिया था। सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और इसके नेता इस बात से वाकिफ हैं, भले ही वो इसे स्वीकार ना करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में बीजेपी ने 8 नेताओं को किया सस्पेंड। पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला पर भी गिरी गाज। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला और पूर्व विधायक देवेंद्र कादियान का नाम भी शामिल है। इन सभी नेताओं पर पार्टी से बगावत कर पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने की अनुशासनहीनता के बाद कार्रवाई की
गई है। 8 बागी नेताओं पर कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुरंत प्रभाव से पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी द्वारा निष्कासित किए जाने वाले नेताओं में लाडवा से संदीप गर्ग, असंध से जिलेराम शर्मा और गन्नौर से देवेंद्र कादियान समेत कई सारे शामिल हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सैनी की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला पार्टी से टिकट उनका काट दिया गया था। इसके बाद उन्होंने रनिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर प्रशासन पर कांग्रेस का आरोप ये बड़ा सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने प्रियंका गांधी के हेलीकॉप्टर को कठुआ जिले के बिलावर निर्वाचन क्षेत्र में लैंड करने में मदद नहीं की और उनके प्रचार को बाधित करने की कोशिश की है। दरअसल प्रियंका गांधी को जम्मू क्षेत्र के बिलावर और बिश्ना निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करना था, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सका। इससे वो पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल के लिए समर्थन मांगने में असमर्थ रहीं। उधर विपक्ष नेता राहुल गांधी भी चंब और रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करने के लिए निर्धारित थे, लेकिन शुक्रवार को उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या आ गई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस समिति के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि हम प्रशासन से इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगते हैं। प्रियंका गांधी की बिलावर रैली को शर्मनाक तरीके से प्रशासन द्वारा बाधित किया गया है। उन्होंने इस घटना की जांच की मांग की और चुनाव आयोग से भी इस मामले की जांच करने का आग्रह किया। वहीं बिश्नाह में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने इस क्षेत्र को संकट में धकेल दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस कश्मीरियों की गरिमा और सम्मान को बहाल करेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने और 150 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा को फिर से शुरू करने का वादा किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के हरियाणा में रथ यात्रा जीतने वाली सीटों पर करेंगे जमकर प्रचार। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी जमकर प्रचार करने में लगी है और अब इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अलग अलग चुनावी रैलियों में शामिल होने की जगह रथ यात्रा करने का प्लान बनाया गया है। बता दें कि इनकी इस रथ यात्रा की शुरुआत 30 सितंबर से होगी, जो 3 अक्टूबर तक चलने वाली है और इस यात्रा का रूट अभी तक सार्वजनिक रूप से बताया नहीं गया है, लेकिन इतना तो तय है कि इस यात्रा के रूट में वो सीटें जरूर शामिल होंगी जहां पर कांग्रेस मजबूत है। जानकारी के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की स्टार प्रचारक व महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये यात्रा अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू होकर कई विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए पहले दिन शाम को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। बता दें कि प्रियंका गांधी ने अभी तक हरियाणा में प्रचार अभियान से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अब वो इस यात्रा के अलावा भी वो कई जगहों पर रैलियों में शामिल होकर उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को किसी भी कीमत पर सत्ता में आना होगा, शरद पवार ने सीट बंटवारे पर कही बड़ी बात। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां तैयारियों का अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर गहन मंथन चल रहा है और इस बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा अगले 8-10 दिनों में हो जाएगा। शरद पवार ने यह भी जोर देकर कहा कि विपक्षी गठबंधन को किसी भी कीमत पर सत्ता में आना होगा। शरद पवार की पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में जाने वाले नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि उनमें कुछ ही लोग चुनाव जीत सकेंगे। शरद पवार बोले कि गठबंधन में लचीलापन और समायोजन जरूरी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की अनदेखी कर रही केंद्र सरकार, सीएम ममता बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि उत्तर बंगाल के जिले में बाढ़ की स्थिति को गंभीर है और उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य को इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मदद नहीं मिल रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस संकट का सामना युद्ध स्तर पर कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल बाढ़ की चपेट में है। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जैसे जिले प्रभावित हैं। कोसी नदी के जल ग्रहण वाले क्षेत्रों में भारी बारिश का कूच बिहार, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर के कुछ इलाकों पर भी असर पड़ेगा। बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो राज्य को इस आपदा से निपटने में मदद करने में अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने फरक्का बैराज के रखरखाव का कार्य नहीं किया और इसकी जल ग्रहण क्षमता काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसके बारे में हमने बार बार उन्हें याद दिलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेता केवल चुनाव के समय पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं, लेकिन जब संकट आता है तो वो राज्य को भूल जाते हैं। सिर्फ बंगाल को ही बाढ़ राहत की निधियों से वंचित रखा जा रहा है। रुक
करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फर्रुखाबाद में हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सीएम योगी पर भड़के अखिलेश यादव, कहा ये राजनीतिक क्रूरता की हद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। फर्रुखाबाद में 25 से 30 अवैध मकानों को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया है। अब इस मामले पर माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ये प्रतिशोध से भरी भाजपा राजनीति का विभत्स चेहरा है। भाजपा बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। जिन्होंने अपने घर नहीं बसाए, पता नहीं वो दूसरों के घर गिराकर किस बात का बदला लेते हैं। हर गिरते घर के साथ भाजपा भी और भी नीचे गिर जाती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार आपदा को बढ़ावा देने पर तुली है। ग्रेट निकोबार परियोजना पर भड़के जयराम रमेश। जी दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र पर कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी पर पुनर्विचार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की संरचना ही पक्षपातपूर्ण है और इससे परियोजना की सार्थक समीक्षा नहीं हो सकती है। रमेश ने इस बात पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं पर सुनवाई के बावजूद भी सरकार परियोजना को लेकर अभिरुचि पत्र आमंत्रित कर रही है। भारत सरकार पारिस्थितिकी और मानवीय आपदा थोपने पर आमादा है, पूर्व पर्यावरण मंत्री ने पत्र में लिखा। लुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने बताई शक्ति अभियान की खासियत, कहा राजनीति में समानता और न्याय के लिए महिलाओं की जरूरत। जहाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने रविवार को कांग्रेस के शक्ति अभियान के बारे में महिलाओं को जानकारी दी। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीति में सच्ची समानता और न्याय के लिए महिलाओं की अधिक आवश्यकता है। जो महिलाएं राजनीति में बदलाव लाना चाहती हैं वो शक्ति अभियान का हिस्सा बने। इसके जरिए वो महिलाओं के हित के लिए समान स्थान बना सकती हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 1 साल पहले हमने राजनीति में महिलाओं की आवाज़ को बढ़ाने के लिए मिशन के साथ इंदिरा फेलोशिप शुरू की थी। ये पहल अब महिला नेतृत्व के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन बन गई है। सच्ची समानता और न्याय के लिए राजनीति में अधिक महिलाओं की आवश्यकता है। मिशन आधी आबादी पूरा हक इस मुद्दे के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उन सभी महिलाओं से आग्रह करता हूं जो वास्तविक बदलाव लाने के लिए उत्साहित हैं, वो शक्ति अभियान में शामिल हों और महिला केंद्रित राजनीति में सक्रिय भागीदार बने। इसमें शामिल होकर आप मजबूत जमीनी स्तर के संगठनों के निर्माण और सार्थक बदलाव लाने में योगदान दे सकती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा नेताओं के साथ मिलकर वसूली कर रहे ईडी के अधिकारी, फडणवीस को पूरी जानकारी, राउत का आरोप। जी दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर लोगों से भारी मात्रा में पैसे की वसूली कर रहे हैं। राउत ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इन अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि जीतू नवलानी नाम का एक व्यक्ति ईडी का एजेंट था, पैसे की वसूली करता था। हमारी महाविकास अघाड़ी सरकार ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। बताया जाता है कि उसे ईडी और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से समर्थन हासिल था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फडणवीस ने जब से राज्य के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला है तब से उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच को बंद कर दिया है। राउत ने कुछ अन्य लोगों का नाम लेते हुए कहा कि ईडी के एक पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह भी हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रोमी भगत भी ईडी के साथ मिलकर काम कर रहा था और वसूली की गतिविधियों में शामिल था और वर्तमान में वो आर्थर रोड जेल में बंद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंच पर भाषण देते वक्त बिगड़ी खड़गे की तबीयत, बोले मैं इतनी जल्द मरने वाला नहीं हूं। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उस वक्त खड़गे मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जब उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे। मैं 83 साल का हूं और इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक पीएम मोदी को सत्ता से हटा नहीं दिया जाता। कांग्रेस अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को जसरोटा में भाषण दे रहे थे और उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के युवाओं को कुछ नहीं दिया। क्या आप ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं जो 10 साल में आपकी समृद्धि वापस नहीं ला सकता? अगर कोई भाजपा नेता आपके सामने आता है तो उससे पूछे कि वो समृद्धि लाए या नहीं। भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर युवाओं के भविष्य के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं। सच तो यह है कि इन लोगों ने पिछले 10 वर्षों में पूरे देश के युवाओं को अंधकार में धकेल दिया है और इसके लिए खुद पीएम मोदी जी जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो
लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू में व्यवसाय मालिकों से राहुल गांधी ने की बात, कहा मोदी के एकाधिकार मॉडल ने सब कुछ किया तबाह। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने व्यापारियों से बातचीत की और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के एक युवा स्टार्टअप मालिक की आंखों में निराशा भारत के अधिकांश उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों के संघर्ष को दर्शाती है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के एकाधिकार मॉडल ने नौकरियां छीन ली है, MSME को तबाह कर दिया गया है और लोगों को अवसरों से वंचित कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि खराब GST और नोटबंदी जैसे अक्षम नीतियों के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योगों पर व्यवस्थित हमले ने भारत को एक उत्पादक अर्थव्यवस्था से उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। इस दर पर हम ना तो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और ना ही सभी भारतीयों के लिए समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत इससे बेहतर का हकदार है, जिसमें हमें GST को सरल बनाना चाहिए और व्यापक अवसर और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यवसायियों के लिए बैंकिंग प्रणाली को खोलना चाहिए।